हे दिस इज लीगल सलोनी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, लीगल सलोनी के चैनल पे। और आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके सारे सेक्शंस को कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस सारी मेहनत के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही मेन 2 टॉपिक्स, दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, व्हाट इज भारतीय न्याय संहिता, हाउ द भारतीय न्याय संहिता come into force in India, and the second part will be the comparison between the Bharatiya Nyaya Sanhita and Indian Penal Code। भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पिनल कोड के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे और तब समझेंगे कि क्या सच में भारतीय न्याय संहिता का ज़रूरत था, क्या ये बहुत इफेक्टफुल है, ये इंडियन पिनल कोड से ज़्यादा इफेक्टफुल है, क्या इसको एक अमेंडमेंट का ज़रूरत है, क्या इसमें खामी है, क्या इसमें अच्छाई है। सब कुछ कंपैरिजन के दौरान हम लोग समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द भारतीय न्याय संहिता 2023, एक्ट नंबर 45 of 2023। दिस इज अ क्रिमिनल कोड, यानी कि इसमें सारे के सारे जो लॉज हैं वो क्रिमिनलिटी से रिलेटेड हैं, और ये सारे लॉज जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ही लागू होगा, यानी कि भारत में ही लागू होगा। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में श्री अमित शाह जी के द्वारा, जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं और कोऑपरेशन ऑफ मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। 2023 में ये 20 दिसंबर को पार्लियामेंट में पास कर गया था लोकसभा में, और 2023 में ही 21 दिसंबर को ये राज्यसभा से भी पास हो गया था। लेकिन अभी तक ये हमारे भारत में लागू नहीं हुआ है। ये कब भारत में लागू होगा? तो ठीक आज से 15-20 दिन के बाद, जब 1 जुलाई आ जाएगा, तब ये हमारा इफेक्ट में आ जाएगा। और फिर जितने भी पिटिशन करने होंगे, केसेस फाइल करने होंगे, और जो भी चीज़ें नई से शुरुआत होंगी, नए सिरे से शुरुआत होगा कोर्ट्स में, वो सभी इसी 3 लॉज पे बेस्ड होगा, जो कि है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीनों लॉज 1 जुलाई से इफेक्ट में आ जाएंगे। हम लोग इन तीनों लॉज को इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए कंपेयर करते हैं। बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया गया है और बहुत अच्छे से रिसर्च भी किया गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन पिनल कोड में ऐसा क्या है जो कि भारतीय न्याय संहिता में नहीं है, या उसमें क्या है जो इंडियन पिनल कोड में नहीं था। इसमें टोटल 511 चैप्टर हैं, यानी 511 सेक्शंस हैं। ये बहुत ज़्यादा सेक्शन था इसमें, और चैप्टर भी 23 थे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ये 358 सेक्शंस हैं और चैप्टर 20 है। वहीं इंडियन पिनल कोड जो है वो वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट में जो भी ऑफेंसेस है उसको अलग से नहीं किसी टाइटल के अंडर पढ़ता था, किसी टाइटल के अंदर पढ़ता था, वो अलग से इसको कोई भी जगह नहीं दिया था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता इसको अलग से एक नया चैप्टर ही बना दिया है। भारत में भारतीय न्याय संहिता में वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वहीं इंडियन पिनल कोड जो है ये मेन के रेप को और ट्रांसजेंडर के रेप को सेक्शन 377 के अंडर में पेनलाइज करता था, पनिश करता था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो है वो फेल हो जाता है। वो भारतीय न्याय संहिता मेल के रेप को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया है और ट्रांसजेंडर के भी रेप को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया, जो कि बहुत बड़ा देखा जा रहा है डिफरेंसेस, और हो सकता है इन फ्यूचर अमेंडमेंट में इसको लेके आया जाए। यहाँ कोई भी जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं था। जो भी वुमेन के अगेंस्ट में जो भी ऑफेंसेस होते थे वो सारे मेन को ही ध्यान में रख के किया जा रहा था। दैट मीन्स कि जो भी ऑफेंसेस वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है वो करने वाला कोई और नहीं, मेन ही होगा। ये था इंडियन पिनल कोड का कहना। लेकिन भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? तो वो 2 चीज़ों को जेंडर न्यूट्रल बना दिया है। सॉरी, यहाँ पे नो नहीं होगा, ये जेंडर न्यूट्रल लॉज बना दिया है। कौन कौन
किसको किसको? तो डिस्ट्रॉय वुमेन, यानी वुमेन को अगर नग्न करने का कोई कोशिश करता है तो वो कोई भी हो सकता है, वुमेन हो, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, कोई भी हो, उसको पनिशमेंट मिलेगा। साथ ही साथ वेयरिज्म जो है उसको भी क्या किया गया है? पिनलाइज किया गया है, जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, यहाँ मेन को नहीं सिर्फ रखा गया है। प्रोविजन ऑफ सेडिशन इज रिपील्ड, ये बस कहने के लिए है। सेडिशन जो था, राजद्रोह, वो 124 में इंडियन पिनल कोड में मेंशन है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में उसको रिपील कर दिया गया है। लेकिन ये रिपील सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि सेक्शन 152 में इसको क्रिमिनलाइज किया गया है। किसको क्रिमिनलाइज किया गया है? तो एक्ट इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इस हेडिंग के द्वारा ये जो सेडिशन है उसको लेके आया जा चुका है भारतीय न्याय संहिता में। तो कोई ये जो लोग मिथ बना रहे हैं कि सेडिशन खत्म हो गया, सेडिशन खत्म हो गया, नो, सेडिशन वर्ड हट गया है, हेडिंग हट गया है, उसके सारे प्रोविजंस को तोड़ मड़ोड़ के ही लेकिन वाइडर स्कोप में लेके आया जा चुका है। और सेडिशन का जो भी प्रोविजंस था वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। नेक्स्ट इज नो पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, एक कम्युनिटी सर्विस नाम का भी पनिशमेंट ऐड कर दिया गया है एज पनिशमेंट। लेकिन कम्युनिटी सर्विस जो है भारतीय न्याय संहिता में तो ऐड कर दिया गया है, लेकिन इंडियन पिनल कोड में इसको ऐड नहीं किया गया था। स्नैचिंग एज नॉट सेपरेट ऑफेंस, स्नैचिंग यानी कि वही छीन के भाग जाना, चोरी करते समय छीन के भाग जाना अगर हो तो उसको स्नैचिंग कहते हैं, जो कि हम लोग थेफ्ट में ही डिस्कस करते थे पिनल कोड में। लेकिन भारतीय न्याय संहिता इसको एक सेपरेट प्रोविजन ही बना दिया है, सेपरेट कर दिया है, सेपरेट ऑफेंस बना दिया है। साथ ही साथ ये ऐसा और भी बहुत सारे ऑफेंसेस को सेपरेट किया है। और क्या खास बात है, तो ये किडनैपिंग जो होता था पहले इंडियन पिनल कोड में, उसको लिखा था कि गर्ल्स का अगर 18 साल की कम है तो वो किडनैपिंग कहलाएगा, और बॉयज़ अगर 16 साल से कम है तो वो किडनैपिंग कहलाएगा। अगर वो 17 साल से कम है तो उसको किडनैपिंग नहीं कहेंगे, सॉरी, अगर वो 17 साल का है तो उसको किडनैपिंग नहीं कहेंगे, उसको एब्डक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, तो नहीं, इसको कर दिया है क्रिमिनलाइज। जितने भी बच्चे हैं 18 साल से कम वो सभी किडनैपिंग ही कहलाएंगे, उन सभी का क्रिमिनलाइज, उनका जो भी ऑफेंस कहलाएगा वो क्रिमिनल किडनैपिंग ही कहलाएगा। यहाँ पे कोई भी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट नहीं मेंशन है, कोई भी ऐसा टर्म यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट के लेकिन यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट एक नया कुछ टर्म यूज़ कर दिया गया है। फिर है प्रोविजन ऑफ टेररिस्ट, ये भी नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इस तरीके के 3 बहुत ही अलग तरह के प्रोविजंस लेके आया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जो कि इंडियन पिनल कोड में नहीं था, इसमें ऐड किया गया है। किसको किसको? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी क्राइम्स, छोटे क्राइम जो होंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में, और टेररिस्ट एक्ट जो कि वही डर का माहौल करना, टेररिज्म, उसको एक एक्ट के मतलब एक प्रोविजन के रूप में सेक्शन में ऐड किया गया है, जो अपने आप में ही इन दोनों को कंपेयर करने में खास बना देता है। साथ ही साथ ये जो है क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, जो कि फॉल्स मैरिज के लिए किया जाता है। फॉल्स मैरिज के लिए जो भी प्रॉमिस करके मैन जो है रेप करता है, अगर रेप के अंतर्गत उसमें एक सबसेक्शन था कि रेप जो है वो कब हो सकता है, तो बहुत तरीके से हो सकता है। साथ ही साथ अगर कोई मैन वुमेन को फॉल्स मैरिज का प्रॉमिस करके अगर उसके साथ शादी कर लेता है, तो वो क्या उसके साथ फॉल्स मैरिज का बात करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो उसको रेप कहते थे सेक्शन 376 में। लेकिन सेक्शन 69 जो भारतीय न्याय संहिता का है वो इसको क्या कहता है, उसको ये एक रेप नहीं कहता है। मतलब अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को, यानी वुमेन को, अगर मेल जो है ये प्रॉमिस करता है कि हम तुमसे शादी करेंगे और नहीं करता है शादी और उसके साथ इंटरकोर्स कर लेता है, तो वो रेप नहीं कहलाएगा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। और ऐसा नहीं है कि उसको पनिश नहीं किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, लेकिन वो रेप नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ प्रमोशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वुमेन भी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो इसमें वो केस कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये जेंडर न्यूट्रल लॉज बन गया है, ये इसमें हुएवर ऐड कर दिया गया है।
जबकि इंडियन पिनल कोड में इसको मैन रखा गया है, यानी कि ये जो प्रॉमिस है मैरिज का प्रॉमिस, ये सिर्फ और सिर्फ मैन ही करेगा। ये जो ऑफेंस है ये सिर्फ और सिर्फ मैन ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पे है एक खास बात, ये थोड़ा वाइडर है, यहाँ पे हुएवर ऐड कर दिया गया है, यानी कि ये कोई भी कर सकता है। मेन भी कर सकते हैं, वुमेन भी कर सकती है, ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए, मैरिज करने के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, लेकिन किसके साथ करते हैं? वुमेन के साथ अगर ऐसा करते हैं, अगेंस्ट वुमेन ही होगा, ये मेन के अगेंस्ट नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई लड़की धोखा से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है शादी का बहाना करके, झूठ बोल के, तो कोई ये ऑफेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए ही ये लाया गया है कि वुमेन के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा धोखाधड़ी करता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, अगर वुमेन के अगेंस्ट करता है तो वो पनिशेबल है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग जो है वो मेंशन किया गया है कहीं भी नहीं इंडियन पिनल कोड में, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में उसको टर्म तो नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन वो एक तरीके से मेंशन किया गया है इस लाइन के अंडर में, अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पीपल। ये मॉब लिंचिंग जो है वो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं था, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली मेंशन है। नेक्स्ट इज मैंडेटरी डेथ। यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन जो है जो खुद ही लाइफ कन्विक्ट है, उसको खुद सज़ा हो चुकी है, आजीवन कारावास हो चुका है, और वो किसी का डेथ कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो उसको डेथ पनिशमेंट ही मिलेगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न था अंडर सेक्शन 307, लेकिन सेक्शन 104 ऑफ भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस कर देता है। वो मैंडेटरी डेथ के साथ साथ एक और ऐड कर दिया है, होल लाइफ सेंटेंस, यानी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी 2 ऑप्शन क्रिएट कर दिया है। पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यानी कि आपको डेथ ही देना होगा। गवर्नमेंट ये कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि आप केस को समझिए, फैक्ट को समझिए। लेकिन यहाँ भारतीय न्याय संहिता में ये 2 ऑप्शन दिया है। ये भी आपको देखा जाए तो कोर्ट को रोकने का ही कोशिश कर रहा है कि आपको इन दोनों में से कोई एक सज़ा देना ही देना होगा। लेकिन अब यही बात है, इनमें अमेंडमेंट का ज़रूरत है, और हो सकता है कि कोर्ट इंटरप्रेट भी करे, कुछ कमेंट्स भी करे, जैसा सा केस आएगा तो कमेंट भी होगा। नाउ द लास्ट वन इज़ 2 ईयर पनिशमेंट फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस। अगर हिट एंड रन का केस है या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि डेथ हो गया है नेग्लिजेंस के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको पनिशमेंट हो सकता था 2 साल का अंडर 304A, लेकिन यहाँ पे रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंस को 7 साल तक का पनिशमेंट बना दिया है, और फाइन भी इम्पोज करना मैंडेटरी कर दिया है। तो ये अपने आप में ही बहुत प्रोटेस्ट का कारण बना था। जैसे ही भारतीय न्याय संहिता का मतलब बिल सब लोग पढ़ना शुरू किए थे और ये आया था, तो दिसंबर से ही ये बहुत ज़्यादा हलचल में था ये वाला पार्ट, की सारे बसेस के जो भी ओनर्स थे और जो भी बस ड्राइवर्स थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और अपना दिखाना शुरू कर दिया था नाराज़गी, डिसेंट, कि नहीं, मुझे ये जो लॉ है वो पसंद नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पे 7 साल का सज़ा कर दिया गया है, और ये पार्लियामेंट का ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि ये इसलिए किया गया है ताकि हिट एंड रन का जो केस है वो कम हो जाए और लोगों को थोड़ा सा जागरूकता आए कि वो ऐसा ना करें। आई होप कि आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कंपैरिजन करके कि कौन सा लॉ बेहतर था और कौन सा लॉ बेहतर हो के भी अभी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट का इसको ज़रूरत है। और भी बहुत सारे हैं चीज़ें, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने का मैंने कोशिश किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।